बैंकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। नए कानून के तहत अब बैंक के डिजिटल रिकॉर्ड्स भी कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। यानी ऑनलाइन फ्रॉड होने पर डिजिटल स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और कंप्यूटर में सेव डेटा दिखाया जा सकेगा। पहले कागजी रिकॉर्ड पर ज्यादा जोर था। अब नए नियमों से साइबर फ्रॉड के मामलों में सबूत जुटाना आसान हो सकता है। टैक्स, नौकरी, कंपनी या पर्यावरण से जुड़े विवादों के लिए अब हर मामला सीधे कोर्ट नहीं जाता। ऐसे मामलों की सुनवाई ट्रिब्यूनल करते हैं। सरकार ने इनके कामकाज में बदलाव के लिए लोकसभा से नया बिल पास कराया है। इसके तहत एक कमीशन बनाया जाएगा जो नियुक्तियों और कामकाज पर नजर रखेगा। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल से केस का स्टेटस भी देखा जा सकेगा। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों छात्र आज सड़क पर उतर आए। मामला जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक की शिकायतों से जुड़ा है। छात्र चाहते हैं कि इनकी जांच सीबीआई या रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों से हो और करीब 13 परीक्षाएं फिर से कराई जाएं। रांची में विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। भारत में सोलर, हवा, पानी और न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाने की क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंच गई है। यानी देश में बनने वाली कुल बिजली का आधे से ज्यादा हिस्सा इन चारों तरीकों से बन सकता है। खास बात यह है कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है और उसका 60% से ज्यादा हिस्सा अभी ही पूरा कर लिया है। भारत में एशियाई शेरों की संख्या पिछले 10 साल में काफी बढ़ गई है। 2015 में देश में सिर्फ 523 शेर थे, जो बढ़कर 891 हो गए हैं। यानी 10 साल में शेरों की संख्या 70% से ज्यादा बढ़ी है। शेरों का इलाका भी बढ़कर करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है और अब ये गुजरात के 11 जिलों में पाए जा रहे हैं। अमेरिका से जुड़े एक नए बिल को लेकर भारत में चिंता बढ़ गई है। सीपीआई सांसद वी शिवदासन ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। दरअसल अमेरिका के एक बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए तेल महंगा हो सकता है और इसका असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के साथ पहाड़ों से मिट्टी पत्थर गिरने और अचानक बाढ़ का खतरा भी बताया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में अगले 24 से 48 घंटे भारी बारिश हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य में अभी 124 सड़कें बंद हैं और 255 बिजली ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। वहीं 17 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 51 सड़कें बंद हैं, जबकि कुल्लू में 39 सड़कें बंद हैं। इस मानसून में अब तक 155 लोगों की जान जा चुकी है। कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच फिर विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त को तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई करेगा। तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटक उसके हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है, जिससे कावेरी डेल्टा के किसानों की फसल पर असर पड़ रहा है। तमिलनाडु ने कर्नाटक से रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की है। देश में बढ़ते ड्रग्स के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स की तस्करी अब पूरे देश में फैल चुकी है और मामला बेहद गंभीर है। याचिका में ड्रग्स के मामलों की जांच और सुनवाई जल्दी पूरी करने, खास अदालतें बनाने और तस्करों की संपत्ति जब्त करने जैसी मांगे की गई हैं। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली की अदालत ने 3 आरोपियों की पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की मांग खारिज कर दी है। आरोपियों का कहना था कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ये टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया। वहीं सीबीआई की करीब 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर कोर्ट अब 12 अगस्त को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के छिंदे गुट में जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने स्पीकर के इस फैसले को चुनौती दी है। उनका कहना है कि स्पीकर को इस तरह सीधे विलय को मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। भारत और अमेरिका की नौसेनाएं कोची में खास संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। यह अभ्यास 10 से 14 अगस्त तक चलेगा और इसमें समुद्र में विस्फोटक खतरों से निपटने की ट्रेनिंग होगी। दोनों देशों की स्पेशल टीमें मिलकर ट्रेनिंग, उपकरणों की जानकारी और अलग अलग हालात में काम करने की प्रैक्टिस करेंगी। ये इस अभ्यास का 8वां संस्करण है और दोनों नौसेनाएं साल 2005 से ऐसे अभ्यास करती आ रही हैं।
भारत में ड्रोन और रडार बनाने वाले कई नए स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनकी तकनीक का इस्तेमाल सेना के साथ साथ खेती और दूसरे कामों में भी हो रहा है। कुछ कंपनियां ऐसे ड्रोन बना रही हैं जो पहाड़ी इलाकों में सामान पहुंचा सकते हैं, तो कुछ नए रडार सिस्टम पर काम कर रही हैं। सरकार भी आइडेक्स जैसे प्रोग्राम के जरिए इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट दे रही है। वहीं देश में ड्रोन के इस्तेमाल का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जब तक अपनी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक होर्मुज का समुद्री रास्ता पूरी तरह कार्गो जहाजों के लिए नहीं खोला जाएगा। ईरान की मांग है कि अमेरिका अपनी सेना हटाए, आर्थिक प्रतिबंध खत्म करे और हमलों से हुए नुकसान की भरपाई करे। इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस जाता है, इसलिए इसके बंद रहने से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर असर पड़ सकता है। चीन के पूर्वी हिस्से में टाइफून डोल्फिन ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं और बारिश के बीच 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तूफान की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा रही। शंघाई में 150 साल से ज्यादा समय की सबसे भारी बारिश दर्ज हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। करीब 1400 फ्लाइट्स रद्द हुई और कई जगह बिजली भी गुल हो गई। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने देश की सिक्योरिटी टीम में बड़ा बदलाव किया है। IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई को SNSC का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। ये बदलाव ऐसे समय हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज के समुद्री रास्ते को खोलने को लेकर बातचीत चल रही है। रेजाई अपने सख्त अमेरिका विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका ने H1B और L1 वीजा पर निर्भर बड़ी कंपनियों के लिए नया नियम जारी किया है, जो 9 सितंबर से लागू होगा। अब कुछ कंपनियों को वीजा एक्सटेंशन पर भी अतिरिक्त फीस देनी होगी। H1B के लिए $4000 और L1 के लिए $4500 देने होंगे। इसका असर TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी भारतीय IT कंपनियों और अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है। साई सुदर्शन चोट की वजह से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके दाएं पैर के अंगूठे में चोट लगी है। BCCI ने उनकी जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया है। सरफराज करीब 2 साल बाद टेस्ट टीम में लौटे हैं। रणजी ट्रॉफी में 429 रन बनाने के बाद उन्हें ये मौका मिला है। वर्ल्ड एथलेटिक U20 चैंपियनशिप्स 2026 में भारत ने कुल 3 मेडल जीते हैं। भारत को 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। आशीष यादव ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर, बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में सिल्वर और शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। खास बात यह है कि तीनों खिलाड़ियों ने अपने अपने इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। भारत के वेटलिफ्टर महाराजन अरमुग पांडियन ने एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2026 में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने पुरुषों के 65 किलो कैटेगरी में कुल 285 किलो वजन उठाया। महाराजन ने स्नैच में 128 किलो और क्लीन एंड जर्क में 157 किलो उठाया, जो उनका नया पर्सनल बेस्ट भी है। गोल्ड वियतनाम के हुआंग थाच ने 291 किलो वजन उठाकर जीता।